दोस्तों हम बात करेंगे कि देश में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। विभिन्न देशों में नागरिकता प्राप्त करने की भिन्न भिन्न विधियां या सिद्धांत होती हैं। ठीक है। तो एक है जन्मजात नागरिकता अथवा जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त करना, और दूसरा है देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है। तो जन्मजात नागरिकता क्या होती है? जन्मजात नागरिकता प्राप्त करने की तीन विधियां होती हैं। तो नंबर एक है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। ठीक है। तो यह देखिए होता है रक्त अथवा वंश का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि नागरिकता का निर्धारण रक्त अथवा नवजात शिशु के वंश के आधार पर होता है। बालक को उसी देश की नागरिकता प्राप्त होती है जिस देश का नागरिक उसका पिता होता है। यानी जो बालक होता है वो रक्त अथवा वंश का सिद्धांत यही कहता है कि पिता जिस देश का नागरिक होता है उसी देश की नागरिकता उसके बच्चे को भी प्राप्त होती है। तो यह रक्त अथवा वंश का सिद्धांत हो गया। तो इसके अंतर्गत है एक दूसरा है जो जन्म स्थान का सिद्धांत है। जन्मजात नागरिकता के अंतर्गत दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत बालक की नागरिकता उसके जन्म स्थान के आधार पर निश्चित की जाती है। यानी बालक कहाँ पर जन्म लिया है, तो बालक का जन्म जिस देश की भूमि पर होता है उसी देश की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो चाहे उसके माता पिता किसी अन्य देश के नागरिक क्यों ना हो। यह सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, अर्जेंटीना तथा भारत में प्रचलित है। जन्म स्थान सिद्धांत का तात्पर्य क्या हो जाता है कि इस सिद्धांत अंतर्गत बालक जहां पर जन्म लेता है उसी देश की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसी देश की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है, और चाहे उसके माता पिता किसी अन्य देश के ही क्यों ना हो, लेकिन बालक जहां पर यानी जिस देश में किसी अन्य देश में जन्म लेता है तो उसे वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। तो यह सिद्धांत जो है यह अमेरिका में प्रचलित है, इंग्लैंड में है, और हमारे भारत में भी यह सिद्धांत प्रचलित है। ठीक है। इसमें इस सिद्धांत अंतर्गत हम यह देख सकते हैं, यदि हम इसकी समीक्षा करें तो इसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं इसके बारे में हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यह सिद्धांत बहुत ही सरल है। ठीक है। यह सिद्धांत बहुत ही सरल है क्योंकि किसी बच्चे को उसी देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिस देश की भूमि पर वह जन्म लेता है। परंतु इसका एक अपवाद भी है। ठीक है। कि फ्रांसीसी माता पिता से किसी बालक का जन्म चाहे किसी दूसरे देश में ही क्यों ना हुआ हो उसको फ्रांस का ही नागरिक माना जाएगा। अतः यह सिद्धांत दोषपूर्ण है। ठीक है। तो अब हम तीसरा देखते हैं। ठीक है। इसके किसके अंतर्गत? जन्मजात नागरिकता के अंतर्गत हम तीसरा देखेंगे जो है दोहरा या मिश्रित सिद्धांत। ठीक है। दोहरा या मिश्रित सिद्धांत में हमको यह मिलता है कि कुछ देशों में दोनों सिद्धांत यानी वंश और जन्म दोनों सिद्धांत ही प्रचलित हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड में दोहरा सिद्धांत प्रचलित है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार अमेरिकी तथा अंग्रेजी माता पिता से उत्पन्न बच्चों को चाहे उनका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे इस देश में या किसी अन्य देश में, अपने माता पिता की ही नागरिकता उनको उपलब्ध होगी। ठीक है। तो यदि हम इसकी समीक्षा करें तो इसमें देखिए क्या मिलता है कि इस सिद्धांत में सबसे गंभीर दोष तो यह हो जाता है कि इस सिद्धांत से कभी कभी बड़ी विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि फ्रांसीसी माता पिता कुछ समय के लिए इंग्लैंड में निवास करते हैं और वहां उनके कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए। यानी जब फ्रांसीसी माता पिता इंग्लैंड में निवास करते हैं और उनको वहां पर कोई बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसको फ्रांस तथा इंग्लैंड दोनों ही देशों की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है। वंश के अनुसार वह बच्चा फ्रांस का नागरिक होगा। ठीक है। तथा दोहरे सिद्धांत के अनुसार वह इंग्लैंड का नागरिक
माना जाएगा, क्योंकि इंग्लैंड में दोहरा सिद्धांत प्रचलित है और वह बच्चा यहीं पर पैदा हुआ है। अतः युवा होने पर बच्चे के समक्ष यह समस्या आ जाती है कि वह किस देश की नागरिकता ग्रहण करें और किस देश की नागरिकता का परित्याग करें। ठीक है, उसके सामने दोनों ही देशों की नागरिकता प्राप्त करने की समस्या आ जाती है, या वह किसी एक देश का नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किसी एक देश का नागरिकता का त्याग कर सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो है नागरिकता प्राप्त करने के हमने दो सिद्धांत बताए, एक था जन्मजात नागरिकता और एक था देशीकरण। तो अब हम जानेंगे दूसरा यानी देशीकरण के अंतर्गत। ठीक है, तो देशीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं क्या होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका जो है वह देशीकरण है। तो देशीकरण एक वैधानिक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें पूरी कर लेने पर व्यक्ति को उस देश विशेष की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ निश्चित शर्तें होती हैं जिनको पूरी करने के बाद ही आपको देश विशेष की कुछ नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो गार्नर करते हैं कि देशीकरण का अभिप्राय विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की किसी भी पद्धति से है। विधि के अतिरिक्त देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की अन्य विधियां निम्न हैं। ठीक है, नंबर एक है इस किसके अंतर्गत, देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त की जाती है उसके अंतर्गत है नंबर एक विवाह द्वारा, दूसरा है संपत्ति खरीदने पर, तीसरा है सरकारी नौकरी द्वारा और चौथा है विजय द्वारा, पांचवा है गोद लेने पर और छठवां है निश्चित अवधि के निवास से और इसका हो जाएगा सातवां विद्युता के आधार पर और आठवां है साथ ही विद्युता के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत जो है विवाह द्वारा, तो हम पहले विवाह द्वारा देख लेते हैं। ठीक है, विवाह द्वारा में क्या होता है कि यदि एक देश की महिला किसी दूसरे देश के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसको उस देश की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। यानी जो महिला है वह अमेरिका की है और यदि इंग्लैंड की पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसको इंग्लैंड की नागरिकता स्वतः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है संपत्ति खरीदने पर, तो संपत्ति खरीदने पर कैसे नागरिकता प्राप्त होती है कि दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्यों में, पेरू व मेक्सिको आदि में यह नियम है कि, यानी जो दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्य में यह नियम है, जो है पेरू और मेक्सिको, यह नियम है कि यदि वहां कोई विदेशी कुछ संपत्ति खरीद लेता है तो वह वहां का नागरिक बन जाता है। यानी दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्यों में यह नियम लागू है कि पेरू और मेक्सिको आदि कुछ हैं ऐसे स्थान राज्य जहां पर यदि कोई विदेशी व्यक्ति आकर संपत्ति वहां पर खरीद लेता है तो वहां की उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है इसमें सरकारी नौकरी द्वारा। इसमें कैसे होता है, यदि कोई विदेशी किसी दूसरे देश में सरकारी पद ग्रहण कर लेता है तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाती है। यानी कोई विदेशी व्यक्ति यानी किसी और दूसरे देश में सरकारी नौकरी के पद पर हो जाता है तो उसको वहां की नागरिकता मिल जाती है। और विजय द्वारा क्या होता है, यदि कोई देश किसी अन्य राज्य को जीतकर उसका अपना राज्य में विलय कर लेता है तो तब उस पराजित राज्य के नागरिक स्वतः ही विजेता राज्य के नागरिक बन जाते हैं। यानी यदि कोई देश कोई राज्य किसी अन्य राज्य को हराकर वहां के नागरिकों को अपने में मिला लेता है तो उसे वहां की मतलब जो जीता हुआ है उसको वहां की नागरिकता हारे हुए को प्राप्त हो जाती है। यानी वह जब उसको मिला लेता है अपने में, तब गोद लेने पे क्या होता है कि किसी देश का नागरिक यदि किसी देश का नागरिक यदि किसी विदेशी बच्चे को गोद लेता है तो गोद लिया हुआ बालक अपने संरक्षक के देश का नागरिक बन जाता है। यानी कोई भी, ठीक है, यदि कोई भी विदेशी बच्चे को गोद लेता है तो गोद लिया हुआ बच्चा यानी जिसने गोद लिया है
वहाँ की वह नागरिकता प्राप्त कर लेता है। जो यदि विदेश से कोई भारत का व्यक्ति गोद लेता है बच्चे को, तो जो विदेशी बच्चा है वह भारत का नागरिक हो जाएगा स्वतः ही, क्योंकि जिसने पालन पोषण किया है उसी की नागरिकता उसको प्राप्त होगी। और छठा है इसका निश्चित अवधि के निवास से। ठीक है, कुछ देशों में यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति वहां निश्चित अवधि तक निवास करे तो वह वहां का नागरिक मान लिया जाता है। यानी जब कोई, कुछ देशों में ऐसे नियम लागू हैं कि जहां पर यदि कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए वहां पर निवास करता है तो वहां की उसको नागरिक मान लिया जाता है या नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो सातवां है विद्वता के आधार पर। इसमें देखिए क्या है, विद्वता के आधार पर क्या हो जाता है कि कुछ देशों में यह नियम है कि विदेशी विद्वानों को भी नागरिकता प्राप्ति के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उदाहरण के लिए आप फ्रांस में इसी प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है, नागरिकता संबंधी शर्तें प्रत्येक देश में भिन्न भिन्न होती हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि निश्चित अवधि तक राज्य की सीमा में निवास। ठीक है, क में है निश्चित अवधि तक राज्य की सीमा में निवास। और दूसरा है राष्ट्रीय भक्ति की शपथ और राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना, सचरित्रता, पूर्ण अज्ञारण और राज्य के सिद्धांत में आस्था, सॉरी, राज्य के सिद्धांतों में आस्था, संतोषजनक आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र। ठीक है, यह सब शर्तें प्रत्येक देश के लिए लागू नहीं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक देश की परिस्थितियों व वातावरण संबंधी स्थिति को दृष्टि में रखकर वातावरण संबंधी स्थिति को दृष्टि में रखते हुए इन शर्तों का निर्धारण किया गया। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इसके आगे कि आदर्श नागरिकता के गुण क्या होते हैं। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।